नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन लेकर। अगले आने वाले 1 घंटे में हम उन करंट की 10 खबरों को जानेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए स्टैटिक्स जीके को भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को हर रोज की तरह एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है, मिस्टेक आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। दोस्तों, गलतियां हमारी इस बात का साक्ष्य होती हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। और आपने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगातार कोशिश करते रहिए, एक दिन अपने लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जनवरी 2026 में अपनी पहली भारत यात्रा की शुरुआत किस शहर से कर रहे हैं। दोस्तों, अभी जानकारी आई है कि जो जर्मनी है, जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है, बर्लिन जिसकी राजधानी है, और इसके जो चांसलर, चांसलर जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है वैसे ही यह इनका यहाँ पर चांसलर होता है। ठीक है, तो ये जो इनके चांसलर हैं, ये जिनका नाम फ्रेडरिक मर्ज है, फ्रेडरिक मर्ज, तो आप इस नाम को भी याद रखेंगे, फ्रेडरिक मर्ज। और ये अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर, अपनी पहली आधिकारिक यात्रा, इससे क्या मतलब होता है कि हो सकता है पहले कभी भारत आए हो, लेकिन चांसलर के पद पर रहते हुए आधिकारिक तौर पर पहली बार आए हैं। ठीक है, यात्रा पर भारत आएंगे। और भारत में सबसे पहले कहां जाएंगे, तो भारत में ये अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात जाएंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये जाने वाले हैं बेंगलुरु, बेंगलुरु में जाने वाले हैं, जो हमारे कर्नाटक में है और जिसे हम आईटी शहर के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ पर जाएंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इनका उद्देश्य क्या है, अगर ये यात्रा पर आ रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारत और जर्मनी दोनों के बीच में, जर्मनी के सहयोग को, दोनों देशों का जो सहयोग है उसको आर्थिक, राजनीतिक और जो वैश्विक मुद्दे पर, जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो विश्व के मुद्दे हैं, मुद्दों पर बढ़ाना इसका उद्देश्य है। देखो, अगर आप कोई भी वैश्विक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं तो आपकी राय उतनी ही मजबूत होगी जितने देश आपके समर्थन में होंगे। तो दो देशों के बीच में ये सहयोग की भावना से ही कार्य किया जाता है। तो इनका ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जर्मनी जो है वो ईयू का, ईयू बोले तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, और यूरोपियन यूनियन का भी सबसे बड़े भागीदारों में से एक है। तो इसके साथ हमारी साझेदारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। ईयू जिसके साथ हमने भी क्या किया है, तो ईयू के साथ भारत ने क्या किया है अभी, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ठीक है, ईयू की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को मैस्ट्रिच की संधि के दौरान हुई। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में जो इसकी अध्यक्ष हैं वो उर्सुला वान डेर है। ठीक है, तो ये इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इसके साथ भारत की जो यात्रा होगी जर्मनी के चांसलर की पहली, उसमें ये सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। और ईयू की बात करूं तो इसमें वर्तमान में सदस्य कौन है, तो वर्तमान में 27 इसमें देश सदस्य हैं, 27 देश सदस्य हैं। कभी ब्रिटेन भी इसका सदस्य हुआ करता था, लेकिन एक घटना हुई जिसे हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं, ब्रेग्जिट। और इस ब्रेग्जिट की घटना के दौरान यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल गया। उस घटना को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये हमारे प्रधानमंत्री और ये चांसलर जब ये G7 की मीटिंग के दौरान दोनों मिले थे, उस समय की फोटो है। अब ये भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आने वाले हैं। उसके बाद देखें तो हम जर्मनी को, चलिए जर्मनी को पढ़ते हैं। उससे पहले हम कहां पहुंचेंगे, तो हम पहुंचेंगे भारत। ठीक है, भारत पहुंचते ही हम आज चलते हैं पानी के रास्ते से। हर बार आपको मैं हवाई यात्रा से ले जाता था, आज पानी के रास्ते से चलते हैं। तो भारत से हम आएंगे कहां पर, अरब सागर में। ये कौन सा सागर है, अरब सागर। और ये किसका हिस्सा है, तो ये हिंद महासागर का हिस्सा है, हिंद
महासागर। देखो महासागर होता है बड़ा और उसका छोटा जो हिस्सा होता है उसे सागर बोलते हैं। तो हम अरब सागर से नाव लेंगे, फिर हम यहाँ पर पहुंचते हैं अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी पहुंचते हैं और अदन की खाड़ी के बाद हम ये एक जल संधि पार करते हैं जिसे बोलते हैं बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव जल संधि। और ये किसको जोड़ेगी? बाब अल मंदेव से होते हुए हम पहुंचते हैं लाल सागर। लाल सागर, लाल सागर से हम फिर पार करते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर के द्वारा हम पहुंच जाते हैं किसमें? स्वेज नहर किसको काटकर बनाई गई है? तो सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई है और ये अभी किसके अधीन है? तो मिस्र के अधीन आती है। जैसे ही हम स्वेज नहर पार करते हैं तो ये सागर पड़ता है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर के बाद हमें जाना है अटलांटिक में। अब अटलांटिक में जाने के लिए पहले हम इसे जूम कर लें। यहां तक की तो बात आपको समझ आ गई होगी, बाकी आप लिख लेना। वो उड़ गया, लेकिन आपके दिमाग में से नहीं उड़ना चाहिए बस। ठीक है, तो हम कहां पहुंचे? देखिए लाल सागर, लाल सागर से ये होगा सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप में एक नहर है जिसे हम स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। और स्वेज नहर के बाद हम पहुंचे भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के बाद जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, इस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर, क्योंकि अटलांटिक महासागर से हम कहां प्रवेश करते हैं? भूमध्य सागर में। तो किसके द्वारा प्रवेश करेंगे? जिब्राल्टर जल संधि के। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूमध्य सागर की चाबी, कुंजी। ठीक है, ये किस किस को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर से अटलांटिक सागर को जोड़ती है। किस किस को अलग करती है? तो नीचे अफ्रीका, ऊपर यूरोप, दोनों को अलग करती है। इनके भी किन देशों को अलग करती है? तो इधर है ये मोरक्को और इधर है स्पेन। स्पेन जो आइबेरियन प्रायद्वीप है, नीचे मोरक्को से अलग करती है ये जल संधि। उसके बाद हम कहां पहुंच गए? तो हम पहुंच गए उत्तरी अटलांटिक सागर में। उत्तरी अटलांटिक सागर, महासागर में। ठीक है, तो पहुंच गए और यहां पर पहुंचकर जैसे ही हम इधर चलते हैं तो यहां पड़ती है बे ऑफ बिस्केक। बिस्केक की खाड़ी। बिस्केक की खाड़ी स्पेन और फ्रांस से मिलती है। फिर ये पड़ा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से जैसे ही हम प्रवेश करेंगे इंग्लिश चैनल में और यहाँ चले जाएंगे उत्तरी सागर में। किससे प्रवेश करेंगे? इंग्लिश चैनल से पहुंच जाएंगे उत्तरी सागर में। अब उत्तरी सागर में यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर का देश दिख रहा है हरे रंग का, इसका नाम है जर्मनी। वही जर्मनी जिसमें कभी हिटलर ने शासन किया था, ये है जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बर्लिन है। ठीक है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इसके चांसलर आपने फ्रेडरिक मर्ज लिख ही लिया है। अब यहाँ पर एक देश है फ्रांस। देखिए इन दोनों देशों के बीच एक सीमा बनती है और ये सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए पहले तो बर्लिन की नदी देखिए, इस नदी कौन सी नदी के किनारे है? तो एल्बे नदी के किनारे है। नदी के किनारे बर्लिन कौन सी नदी के किनारे है? तो बर्लिन एल्बे नदी के किनारे है। अब फ्रांस और जर्मनी दोनों के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया जाता है वो कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो वो नदी है राइन रिवर। राइन रिवर यानी राइन नाम की नदी है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में किसका निर्धारण करती है? सीमा का निर्धारण करती है। अब ये जो राइन रिवर है ये अपने क्षेत्र यहाँ पर दो पर्वतों के बीच में सीमा बनाती है। एक तरफ पर्वत है जो फ्रांस में आता है, उसका नाम है वागेसज पर्वत। ठीक है, क्या नाम है? तो इसका नाम है वागेसज पर्वत। और इधर है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और फ्रांस के जो वॉसगेस पर्वत है, कौन सा? वॉसगेस। वॉसगेस पर्वत, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है राइन रिवर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? तो जर्मनी में है। वासेक पर्वत कहां पर है? तो फ्रांस में है। अब ये वाली हमने सीमा पढ़ ली। अब ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो आपको ये जो नीले रंग का जो देश दिख रहा है, इस देश का नाम है डेनमार्क। अब ये डेनमार्क जो है तीनों तरफ से पानी से घिरा है, इसका मतलब ये प्रायद्वीप है। तो इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? इस प्रायद्वीप का नाम है जटलैंड प्रायद्वीप। जटलैंड प्रायद्वीप। अब ये जो जटलैंड प्रायद्वीप है
ये दो के पास है, नीचे वाला हिस्सा, इसका दक्षिण वाला हिस्सा किसके पास है, जर्मनी के पास है, और इसका उत्तर वाला हिस्सा डेनमार्क के पास है। ठीक है, अब जर्मनी में ये जो जटलैंड प्रायद्वीप है, इसको एक नहर पूरा पार कर देती है, कहां से कहां तक, तो ये जो आपको बाल्टिक सागर दिख रहा है, बाल्टिक सागर से काटते हुए उत्तरी सागर में जाती है, और इस नहर का नाम है कील नहर। क्या है, तो कील नहर। तो कील नहर किसको काटती है, तो ये बाल्टिक सागर को काटने वाली नहर है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आशा करते हैं आपको पूरा मैप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल तो हम लगाना भूल गए थे, लेकिन आज हम इसे अच्छी तरह से लगाकर लेके आए हैं। हाल ही में किस राज्य के सुदूर जिले में 15 अगस्त 2025 को इसरो ने स्पेस लैब का उद्घाटन किया है, तो ये उद्घाटन किया गया है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, और कौन सा स्थान है, तो किबुथु। किबुथु भारत का सबसे पूर्वी स्थान है। हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 की वैश्विक सूची में किस ब्रांड को पहला नंबर मिला है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट को मिला है। यानी माइक्रोसॉफ्ट भारत विश्व का नंबर 1 ब्रांड है, ऐसा कहा गया है। सिल इन एक्सरसाइज, तो सिल से श्रीलंका, इन से इंडिया, और ईएक्स से एक्सरसाइज, तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। हाल ही में 2025 का ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 250 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा फुटबॉल क्लब दुनिया का मूल्यवान है, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, तो इसका नाम है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड इसका नाम है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ चलते हैं। तो हाल ही में भारत ने चीनी नागरिकों के लिए निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए किस नए ई बिजनेस वीजा की श्रेणी की शुरुआत की है। अभी क्या हुआ है, देखो भारत ने जब कोरोना हुआ था, कोरोना कोविड के दौरान, कोविड-19 2019 में हुआ था लास्ट में, तो कोविड-19 नाम दिया गया। इसके दौरान जो चीन से यात्रा बंद कर दी थी, चीन से यात्रा बंद कर दी थी, अब उनको धीरे धीरे खोला जा रहा है। क्यों खोला जा रहा है, क्योंकि अभी चीन भी नरम पड़ गया। देखो कोविड के बाद क्या हुआ, गलवान वैली इंसिडेंट हो गया। गलवान घाटी में जो झड़प हुई, तो भारत ने पूरी तरह से चीन से अपनी आवाजाही को सीमित कर दिया। अब इसके बाद ये क्रम चलता रहा, दोनों के रिश्ते में बिल्कुल खींचतान होने लगी, तो भारत ने भी कहा कि हम भी पीछे ना हटे। तो उसके बाद अब अमेरिका ने भारत की चूड़ियां टाइट कर दी, क्योंकि अमेरिका को भारत में क्या चाहिए, व्यापार। अब उसका दुश्मन है चीन, तो भारत को चीन के पास जाना पड़ा, और चीन को भारत के पास आना पड़ा। क्यों, क्योंकि पहले वो भारत और अमेरिका का दुश्मन चीन था, तो दोनों के हित मिल रहे थे। अब भारत और चीन का दुश्मन कौन है, अमेरिका है, तो दोनों के हित यहाँ पर मिल रहे हैं। देखो इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी कोई देश किसी का मित्र और शत्रु नहीं होता, सब मामला जरूरत का है, सब में मामला पैसे का है। जैसा आप जानते ही हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वही मामला है। अब भारत और चाइना के रिश्तों में जो जमी हुई बर्फ थी, वो धीरे धीरे पिघल रही है। तो इसी क्रम में हमने चीनी यात्रियों के लिए क्या शुरू किया है, तो हमने शुरू किया है ई बिजनेस वीजा, ई बिजनेस वीजा 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 शुरू किया है। अब हम समझते हैं एक एक चीज को, ई को, बिजनेस को और वीजा को। देखो सबसे पहले समझते हैं वीजा क्या होता है। देखो दो देश हैं, एक मान लो चाइना है, चीन, और एक है भारत। अब भारत ने ये ई वीजा शुरू किया है। अब वीजा होता क्या है, देखो कोई भी नागरिक अगर भारत का नागरिक है, उसके पास होगा पासपोर्ट। क्या होगा, पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट से क्या हम दूसरे देश में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन कब जा सकते हैं, जब दूसरा देश हमें बुलाना चाहे तब जा सकते हैं। और उस बुलाने वाले कागज को जो हमें अनुमति देता है कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, उसको जाने के लिए क्या चाहिए, तो हमें चाहिए वीजा। अगर वीजा मिलेगा तो पासपोर्ट से हम दूसरे देश जा सकते हैं। अब क्या होता है, मान लो कोई चीनी नागरिक भारत में आना चाहता है, चीन का कोई नागरिक है वो भारत में आना चाहता है, तो भारत में आने के लिए क्या चाहिएगा, उसे वीजा चाहिएगा कि नहीं। अब वीजा कहां मिलेगा, क्या वो भारत आएगा वीजा लेने, नहीं। तो हम यहाँ पर हर देश में हर देश अपनी एम्बेसी खोलकर रखता है।
अपना दूतावास खोलकर रखता है। क्या? दूतावास खोलकर रखता है। अब इस दूतावास में दूतावास के अधिकारी बैठते हैं। अब ये आदमी कहाँ जाएगा? इस दूतावास जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा? एक एप्लीकेशन देगा, एक प्रार्थना पत्र देगा। प्रार्थना पत्र देगा, भैया हमें चाहिए वीजा। वो कहेंगे प्रार्थना पत्र दे दिया, अभी फॉर्म भर के लाओ। जो जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो भरनी पड़ेंगी। सारी तथ्यों की जानकारी चेक होगी, बताना पड़ेगा किस उद्देश्य के लिए जा रहे हो, उसके हिसाब से उनका परमिट होगा वीजा कितने दिन के लिए जाना है। अब इस क्रम में लंबा समय लगता है। ठीक है, क्या लगता है? लंबा समय लगता है। पहले आदमी का जाना, फिर सारे तथ्यों की चेक होना, है ना, तो लंबा समय लगता है। अगर मान लो कोई बिजनेस यात्रा है, वीजा क्लियर हो गया, अब बिजनेस, अब कोई बिजनेस यात्रा है तो बिजनेस यात्रा से दोनों देशों को फायदा होता है, दोनों देशों की कमाई होती है। तो मैंने क्या बताया? पैसा सर्वोपरि है। तो पैसा जल्दी से जल्दी आए, इसके लिए बिजनेस वाले आदमी को जल्दी बुलाना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी बुलाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें उसको, या जो समय है उसको कम करना पड़ेगा, यानी उसकी जो कठिनाइयां हैं उसको दूर करना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस यात्रा के लिए ई वीजा, अभी क्या हो रहा था? और दफ्तर जाना पड़ रहा था। अब आप इंटरनेट के माध्यम से किसी भी देश में, भारत में आने के लिए क्या करेंगे? वीजा को अप्लाई कर देंगे। तो ये होगा इंटरनेट द्वारा बिजनेस वीजा मिलने की हमने एक श्रेणी की शुरुआत की है। तो अभी आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस श्रेणी में जो हमने वीजा शुरू किया है, इसका हमने नाम क्या रखा है? इसका हमने नाम रखा है EB4 वीजा। क्या रखा है? ई वीजा का नाम, तो इसका नाम हमने रखा है EB4 वीजा। इसका EB4 वीजा नाम रखा गया है। इसका नाम अगर हम पूरा खोल दे तो क्या होगा? ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई बिजनेस यात्रा पे आएगा तो हमारे इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। ठीक है, और बिजनेस वीजा इसका हमने नाम रखा है। तो किसके लिए किया गया है? जो बिजनेस यात्री भारत आना चाहते हैं उनको हमने यात्रा को सुलभ बनाने के लिए किया है। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य हुआ भारत चीन के बीच बिजनेस यात्रा को सुगम बनाना। ठीक है, इस उद्देश्य से किया गया है। बराबर। तो अभी भारत ने ये कर दिया। चलिए, तो E4 वीजा जो सब बातें मैंने आपको बताई वो मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी दे दी है। आपको लिखना हो तो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, वीजा और पासपोर्ट मैंने दोनों आपके बारे में बता दिया। चलिए, अब भारत से यात्रा करते हैं हम चाइना की। आज हम समुद्री यात्रा पर हैं, तो यहाँ पर भी समुद्री यात्रा ही करेंगे, है ना। समुद्री यात्रा करने के लिए हम चलते हैं भारत से। भारत में ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम से हम इधर चलेंगे तो ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। खाड़ी क्या होती है? जो तीनों तरफ से भूमि से घिरा हुआ पानी खाड़ी कहलाता है। अब बंगाल की खाड़ी से यहाँ हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार से होते हुए जब हम निकलते हैं तो दो देश पड़ते हैं, एक नीचे इंडोनेशिया और ऊपर हो गया मलेशिया। मलेशिया के नीचे एक छोटा देश है, यहाँ पर है, उसका नाम है सिंगापुर। अब इन दोनों के बीच में आपको जो रास्ता दिख रहा है ये एक जल मार्ग है, एक जल संधि है जो दो बड़े भूभागों को, अंडमान निकोबार सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो ये कौन सा सागर हुआ? ये हुआ दक्षिणी चीन सागर। अब ये दक्षिणी चीन सागर और इधर अंडमान निकोबार सागर, और ये किसका हिस्सा है? ये हिंद महासागर का हिस्सा है। ये भी किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है। अब जैसे ही हम इसमें पहुंचेंगे तो जो हमारी गुजरने वाली जल संधि है इसका नाम भी तो कुछ होगा, तो इसका नाम है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। जब मैंने आपको इतिहास पढ़ाया था तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले इसी पर कब्जा किया था, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से हम दक्षिणी चीन सागर पहुंचते हैं और दक्षिणी चीन सागर से पहुंचते हुए हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर है एक देश चाइना, चीन, और जिसकी राजधानी बीजिंग है। क्या है? तो बीजिंग इसकी राजधानी है। ठीक है, और ये जो बीजिंग राजधानी है ये किस नदी के किनारे स्थित है? यानी बीजिंग किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यांग तीसी नदी के किनारे स्थित है, यांग तीसी नदी। अब एक नदी और आप यहाँ पढ़ते हैं, उसका नाम है हुआंग हो नदी। अब ये हुआंग हो नदी जो है ये चीन
और एशिया दोनों की सबसे लंबी नदी है। कभी आप गंगा सोच रहे हो तो चीन और एशिया दोनों की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। इसके बाद इसको हम चीन का शोक भी कहते हैं। चीन का शोक कहते हैं, क्यों कहते हैं? जैसे बिहार का शोक कोसी नदी, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, तो ये भी चीन में बहुत सारी बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, और चीन के बारे में बात करें तो चीन के बारे में ये जो यांगटीसी नदी है, ये आपको येलो सागर में गिरेगी, यानी पीले सागर में। पीला सागर कहां पर है? तो जो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का पेनिनसुला है, जो 38 डिग्री पैरेलल से अलग होते हैं, उनके नीचे दक्षिण में ये येलो सागर है, यहां पर जाकर अपना ये डेल्टा बनाती है। बात करें यहाँ की चीन की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। रेनमिनबी और युआन यहाँ की मुद्रा हो गई। अब इसके बाद बात करें यहाँ के कुछ रेगिस्तानों की। रेगिस्तान यानी मरुस्थल। मरुस्थल भी हमारे क्या है, परीक्षा में अच्छी तरह से पूछे जाते हैं। तो पहला मंगोलिया और चाइना दोनों की सीमा पर एक मरुस्थल है। यहाँ पर इस क्षेत्र में मरुस्थल है जिसका नाम है तकलामकान। सॉरी, यहाँ पर गोभी मरुस्थल है, गोभी मरुस्थल है। और यहाँ पर तिब्बत से इधर वाले क्षेत्र में कौन सा है? तो ये है तकलामकान। और तीसरा जो मरुस्थल है उसका नाम है, यहाँ पर एक तीसरा मरुस्थल और पाया जाता है, इसका नाम है बेदेन जरान। तो ये तीनों मरुस्थल भी हुए जो चाइना से है। तो चाइना से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बन गए। साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखना, जो चाइनीज भाषा है, चीनी भाषा, उसका नाम क्या है? यानी चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मंदारिन भाषा चीन की भाषा है। इसको भी आप याद रखें। जैसे भारत में भाषा का नाम क्या है? हिंदी, तो ऐसे ही वहां पर मंदारिन चीन की भाषा है। हाल ही में भारत ने 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को नाम प्रस्तावित किया? तो प्रस्तावित किया था, अभी इसको अनुमति भी मिल गई है। किसको? तो अहमदाबाद को। अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है? तो किस नदी के किनारे पर है अहमदाबाद? क्योंकि फेडरिक मर्ज भी अहमदाबाद आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। हाल ही में मिशन सुदर्शन चक्र को प्रधानमंत्री ने कब शुरू किया? तो लाल किले से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। हाल ही में भारत का डीप ओशन मिशन किस महासागर क्षेत्र में रिकॉर्ड इतने मीटर की मानव गोताखोरी करने में सफल रहा? तो ये उत्तरी अटलांटिक सागर में किया। हाल ही में पुलमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोवर और बॉबलिंग ब्रुक किस स्थान पर बनाए गए हैं? तो ये राष्ट्रपति भवन पर बनाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन जो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं चेक करूंगा किस किस ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जनवरी 2026 में झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द्रौपदी मुर्मू। ये क्या करती हैं? ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करती हैं। तो अब हाल ही में इन्होंने झारखंड के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की नियुक्ति की है। कौन को किसको नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनेक, इनको नियुक्त किया गया है। अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, केरल, पटना और मेघालय, इन तीनों की नियुक्ति हुई थी। इन तीनों के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई थी। अब झारखंड के चीफ जस्टिस की भी हाल ही में नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो चलिए, जब नियुक्ति की गई है तो पूरा इतिहास हम जान लेते हैं। लेकिन इतिहास जानने से पहले चलिए पहले इतिहास ही जान लेते हैं, बाकी बात बात। देखिए, अगर बात करूं मैं हाई कोर्ट के इतिहास की, हाई कोर्ट वर्तमान में भारत में कितने हैं? तो वर्तमान में इनकी संख्या 25 है। ठीक है, राज्य कितने हैं? तो राज्य हमारे यहाँ पर 28 है। कितने राज्य हैं? 28 है। अब ये 25 हाई कोर्ट और 28 राज्य, बड़ी नाइंसाफी है। ऐसी नाइंसाफी क्यों है? क्योंकि जो हाई कोर्ट है हमारे संविधान के भाग 6 में है, भाग 6 में, और 214 से
231 तक इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। अब ये जो 214 अनुच्छेद है ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है प्रत्येक राज्य का एक होगा, प्रत्येक राज्य का होगा, ये बोलता है। जबकि अंतिम अनुच्छेद है ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है, ये बात ये कहता है। तो इसलिए 28 राज्य होते हुए भी हमारे यहाँ 25 क्या है, हाई कोर्ट है। अभी नवीनतम कौन सा है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में बना है। अब इसके बाद बात करें हाई कोर्ट के इतिहास की, तो सबसे पहले 1861 में एक हाई कोर्ट अधिनियम आया। हाई कोर्ट अधिनियम कौन लाया, तो अंग्रेजी लाए होंगे यार, अंग्रेजी थे उस समय पे, तो अंग्रेज आए। और इसके बाद 1862 में इस अधिनियम के द्वारा तीन न्यायालयों की स्थापना हुई। और ये 3 न्यायालय कौन से थे, तो ये थे एक बॉम्बे जो आज मुंबई कहलाता है, दूसरा नहीं, ये तो बॉम्बे कहलाता है, शहर का नाम बदला है, हाई कोर्ट का तो बॉम्बे ही है। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1866 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिस शहर का नाम प्रयागराज हो गया है लेकिन कोर्ट का नाम इलाहाबाद ही है, इसकी स्थापना की जाती है। और ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और जब सबसे बड़ा है तो न्यायाधीशों की संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा न्यायाधीश 160 हैं। इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है, लखनऊ में इसकी बेंच है। तो ये आपने देख लिया। अब बात करें इनकी नियुक्ति वगैरह की, वो भी देख लेते हैं हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान इनके लिए किए गए हैं। तो उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो नियुक्ति करता कौन है, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो भारत के उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजे, चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो अनुच्छेद 217 द्वारा, तो 217 में क्या है, ये है नियुक्ति, ये भी आप याद रखेंगे, क्या है, नियुक्ति है किसकी, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, न्यायालयों के न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश के सहित की नियुक्ति का प्रावधान है। यानी हमारे जो जस्टिस हैं और चीफ जस्टिस किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति 217 द्वारा हो गई, 214, 231 और 217। इसको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिकारी द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। इसके लिए राष्ट्रपति सलाह किसकी लेगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की, यानी जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके सीजेआई की नियुक्ति सलाह ली जाएगी। और प्लस में जो संबंधित राज्य जहां पर नियुक्ति होनी है वहां के राज्यपाल से भी परामर्श यानी उसकी भी क्या ली जाएगी, सलाह ली जाएगी। कॉलेजियम प्रणाली, अब जो ये सीजेआई है ये अपने आप उठती बता देता है कि वहां पर उसको नियुक्त कर दो, नहीं, इसके लिए हमारे यहाँ पर एक कॉलेजियम प्रणाली बनी हुई है जिसका सदस्य सीजेआई भी होता है और ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे किसकी नियुक्ति करनी है। उसके बाद ये राज्यपाल की सलाह और उसके बाद ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली का पालन किया जाता है। हमारे यहाँ कॉलेजियम प्रणाली कब से लागू हुई, तो हमारे यहाँ 3 जजेस केस हुआ था उसके द्वारा लागू हुई। भारत सरकार की भूमिका क्या होती है, तो ये जो केंद्रीय कानून मंत्री कॉलेजियम की सिफारिश को प्रधानमंत्री को भेजते हैं, यानी हमारे जो कानून मंत्री हैं वो कॉलेजियम की सलाह को हमारे प्रधानमंत्री को भेजेंगे। और प्रधानमंत्री किसको भेजता है, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति सलाह लेता है प्रधानमंत्री। ये बात किसमें लिखी है, तो अनुच्छेद 74 में लिखी है। अनुच्छेद 74 द्वारा राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद जो कॉलेजियम प्रणाली है उसके बाद इनकी नियुक्ति हो जाती है। पात्रता क्या होगी, तो ये 17(2) में लिखा है। पात्रता बोले तो इनकी योग्यताएं क्या होंगी, देखो, उजले भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहा हो, अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिवक्ता हो यानी वकील हो, 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो वो भी न्यायाधीश बन सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बाहरी व्यक्ति नीति, यानी अगर कोई भी राज्य है यूपी, जैसे मान लीजिए यूपी के हाई कोर्ट में कोई जज की नियुक्ति होनी है तो यूपी से बाहर का होना चाहिए, सीजे जो होता है मुख्य न्यायाधीश। कार्यकाल इनका 62 वर्ष होता है और राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 124, जैसे सुप्रीम कोर्ट में इनको हटाने की व्यवस्था है वैसे ही हाई कोर्ट में है। ठीक है, इनके
वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनकी पेंशन केंद्र की संचित निधि से आती है, तनख्वाह राज्य की, जिस राज्य में ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन इनकी केंद्र सरकार देगी। और भारत में वर्तमान में 25 ये हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। ये हैं झारखंड के नए सीजे। चलिए बात करें झारखंड की, तो झारखंड देखिए कितने राज्यों से सीमा लगाता है। तो ये 5 राज्यों से सीमा लगाता है। ऊपर बिहार, इधर पश्चिम बंगाल, नीचे उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, और छोटी सी सीमा इसकी किससे लगती है, यूपी से भी लगती है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। यहाँ के सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन है। कौन है, शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन। अभी शिबू सोरेन का निधन हो गया था, मैंने आपको पढ़ाया था। इनके जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम है संतोष कुमार गंगवार। संतोष गंगवार इनके राज्यपाल हैं। ठीक है, इनका हाई कोर्ट भी कहां पर है, तो हाई कोर्ट भी रांची में है। ठीक है, इनका हाई कोर्ट भी रांची में है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, यहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं। देखो, एक नृत्य जो हमारा शास्त्रीय नृत्य भी है उसका नाम है छऊ। तो छऊ नृत्य यहीं का ही है। अगर आपसे पूछे छऊ नृत्य कहाँ का है, तो वो पूर्वी भारत का है, शास्त्रीय नृत्य। लेकिन अगर राज्यों में पूछे तो छऊ नृत्य यहाँ का है। एक सरहुल नृत्य भी, जो सरहुल त्योहार पे मनाया जाता है। किस पर, यहाँ का एक त्योहार है सरहुल। तो इस सरहुल त्योहार के दौरान ही ये नृत्य किया जाता है। तो सरहुल त्योहार भी हुआ और नृत्य भी हुआ। एक है जट जटनी, जट जटनी, और एक है कर्मा। ये यहाँ के नृत्य हो गए। उसके बाद बात करें यहाँ पर नेशनल पार्क की, तो यहाँ एकमात्र नेशनल पार्क, और जिसका नाम है बेतला। बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। बात करें यहाँ की सीटों की, कि यहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं, तो यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ पर 14 हैं, राज्यसभा में यहाँ पर 6 सीटें हैं, और राज्य की विधानसभा में यहाँ पर 82 सीटें हैं। तो 14 6 82 ये सीटें यहाँ पर हैं। चलिए, हाल ही में तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये तीसरा जो स्तरीय सम्मेलन है ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में रोबोट को ओलंपिक यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिट रोबोट गेम्स का आयोजन कहां पर किया, तो ये चमगादड़ चीन ने किया। हाल ही में एसबीआई ने किस वर्ग के लिए बिना गारंटी 4 लाख रुपए का लोन किया है, तो ये जो हमारे अग्निवीर हैं उनके लिए किया गया है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है, तो ये हमारी मनिका जी बनी है, जिनका नाम है मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, तो मनिका विश्वकर्मा जी बनी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जनवरी 2026 में डीआरडीओ द्वारा सैनिकों के लिए विकसित पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर सिस्टम का नाम क्या है। अभी क्या हुआ है, हमारी जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ जिसे हम किससे जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, और जिसके जो हेड हैं, अध्यक्ष जो हैं, उनका नाम है समीर कामत। समीर कामत इसके वर्तमान में हेड है। अब इन्होंने क्या किया है, जैसे हमारे सैनिक होते हैं तो कई बार वो ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहां पर पानी होता तो है लेकिन खारा पानी होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो बड़ी समस्या आती है, जो मान लीजिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं या किसी युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं, कोई भी विकट परिस्थिति ऐसी होती है, सुदूर कोई दूर या ऊंची जगहों पे है जहाँ पे बर्फ है, खारी है, तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि उनको पीने की पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है। तो उस समस्या को दूर करते हुए डीआरडीओ ने अभी क्या किया है, एक स्वदेश नाम से एक वाटर प्यूरिफायर बनाया है। तो ये कैसा है, ये पोर्टेबल बोले तो जो हाथ से उठा के कहीं भी ले जाया जा सके, प्लस पोर्टेबल है, प्लस हाथ से संचालित हो सकता है, हाथ से संचालित हो सकता है। और इसकी क्षमता कितनी है कि 10 से 12 आदमियों के लिए ये पानी की व्यवस्था कर दे, पीने योग्य पानी बना दे, इसके लिए बनाया गया है। और इसका नाम है SWADES, स्वदेश। स्व का मतलब हुआ खारा, कैसा है, पोर्टेबल, संचालित है,
और शुद्धिकरण प्रणाली पर विकसित है। खारे पानी को पेयजल में बदलने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है, एस का मतलब है सी, डब्ल्यू ए का मतलब है वाटर, यानी समुद्री पानी को सी वाटर डी सैलिनेशन सिस्टम, इसका पूरा नाम फुल फॉर्म हुई सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, इसका नाम रखा गया है। किसने किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है हाल ही में। चलिए, तो ये है हमारा मैन पोर्टेबल, जिसको एक आदमी उठाकर ले जा सकता है अपना बैग की तरह, और जाकर ये 10-12 आदमियों को पानी की व्यवस्था तुरंत से कर देगा। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यह प्रणाली अभियानों के दौरान सैनिकों की जल आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करती है। मैनुअल संस्करण को एक सैनिक आसानी से उठाकर लेकर चल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रीफकेस की तरह का है। आपात स्थिति में 10 से 12 आदमियों की पानी की व्यवस्था भी ये कर सकता है। लंबी दूरी की गश्त और अलग अलग तैनाती के लिए उपलब्ध है, उपयुक्त है। इंजन संचालित संस्करण 20 से 25 सैनिकों की आवश्यकता भी पूरी कर सकता है। अगर इसमें इंजन लगा दिया जाए तो 20 से 25 आदमियों की भी आराम से पूरी कर देगा। यह पानी लवणता को 35,000 मिलीग्राम पर लीटर टीडीएस से घटाकर 500 मिलीग्राम पर लीटर तक कम कर सकता है, यानी बहुत अच्छा है और बहुत भी उपयोगी रहेगा हमारी सेना के लिए। डीआरडीओ, जिसका मंत्र क्या है? उसका है बलस्यम मूलम विज्ञानम। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। इसका देह वाक्य क्या है? तो देह वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी बल का जो मूल है विज्ञान है, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मैंने आपको बताया था, खींच मेरी फोटो, 19 अगस्त को, है ना? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन काउंटरों की जगह किस तकनीक पर आधारित यात्री गलियारा शुरू किया गया है? तो एआई, मैंने बताया था आपको एक गलियारा बना दिया गया है, आप वहां से गुजरोगे तो आपकी वेरिफिकेशन अपने आप हो जाएगी, आपको इमिग्रेशन काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे विज्ञान मंत्री हैं, के अनुसार भारत किस वर्ष तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 तक हम ऐसा कर लेंगे, हमने ऐसा लक्ष्य रखा है। हाल ही में असम राइफल ने किस संस्थान के साथ मिलकर ड्रोन प्रशिक्षण के लिए एमओयू साइन किया है? तो ये आईआईटी मणिपुर के साथ मिलकर हमने ऐसा किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जनवरी 2026 में किस संस्थान ने मणिपुर में थाडो भाषा के लाइव रेडियो प्रसारण को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? मणिपुर की भाषा है जिसका नाम है थाडो, और इस भाषा पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ दिन पहले क्या, 2003 में यहाँ पर एक संघर्ष हुआ था। 2003 में हिंसा हुई थी। तो हिंसा के बाद इस थाडो भाषा के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब क्या हुआ है? इस रोक को हटा लिया गया है। ठीक है, ये जब हटा लिया गया है तो इसका प्रसारण फिर से शुरू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है फिर से शुरू किया गया है। तो फिर से शुरू कहां पर किया गया है? प्रसार भारती के इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस थाडो भाषा की। ये जो थाडो भाषा है ये किस परिवार की भाषा है, यानी इसका परिवार क्या है, कौन से परिवार की ये भाषा है? तो ये तिब्बत बर्मी परिवार की भाषा है। तिब्बत बर्मी परिवार की भाषा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी लिखावट कौन सी है, यानी इसकी लिपि कौन सी है, तो दोस्तों अगर बात करें इसकी लिपि की, तो पहले क्या है, पहले ये ऐसे ही बोलचाल की भाषा थी, लेकिन अब इसको लिखा जाने लगा। लिखा किस लिपि में जाने लगा? तो लैटिन और रोमन लिपि में इसे लिखा जाने लगा। ठीक है, लैटिन और रोमन लिपि में इसे लिखा जाने लगा। और यह है कौन सी भाषा है? तो ये मणिपुर की जनजातीय भाषा है। मणिपुर की जनजातीय भाषा है। ठीक है, अब जब 2011 में जनगणना हुई थी, यानी पिछली जनगणना, इस जनगणना के दौरान ये जो थाडो भाषा को मणिपुर की एकल रूप से बोली जाने वाली
सबसे बड़ी भाषा, सबसे बड़ी भाषा का दर्जा मिला था, बड़ी भाषा का दर्जा मिला। ठीक है, तो इसको कब दर्जा मिला? 2011 में मणिपुर की सबसे बड़ी भाषा का दर्जा मिला था, जो अनुसूचित जनजातियों द्वारा मणिपुर में बोली जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा करंट का क्वेश्चन। अब जान लेते हैं हम, क्या जान लेते हैं? अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भाषा है वो बड़ी खराब है, हमारी खुद की खराब है ना, कोई हिंदी बोलता ही नहीं बोलता ना। अब भाषा की बात करें तो हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे संविधान की जो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 में हमारे यहाँ पर 22 भाषाएं हैं। क्या 22 भाषा पहले से थी? लेकिन मूल संविधान में हमारे यहाँ कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में हमारे यहाँ 14 भाषाएं थी। तो 14 भाषाएं से 22 भाषा कैसे हो गई? चलिए जानते हैं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ 21वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? तो ये होता है 1967 में, और इसके द्वारा सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। उसके बाद दूसरा संविधान संशोधन होता है 1971 में, 1970 यानी 71वां संविधान संशोधन, और ये होता है 1992 में, और इसके द्वारा 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो आप याद रखेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो नमक के नाम से आप याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा 1992वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, और उसके बाद बोडो डोंगरी और मैथिली बिहार की भाषा, और संथाल की भाषा, इनको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी भाषा की जानकारी। उसके बाद मैं बात करूं, हमारे यहाँ एक अनुच्छेद है 343 यानी अनुच्छेद 343, और ये बात करता है भारत की राजकीय भाषा। भारत की राजकीय भाषा क्या होगी? राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा यानी राजकीय कामकाज की भाषा, वो हिंदी होगी। और जो इसकी लिपि होगी वो कौन सी होगी? तो देवनागरी लिपि होगी, देवनागरी लिपि होगी। उसके बाद एक अनुच्छेद है 351, जो हिंदी के विकास की बात करता है। हिंदी का विकास कैसे करना है, इसकी बात कौन सा करता है? तो अनुच्छेद 351 करता है। तो भाषा से जुड़े हुए ये अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए। चलिए, तो ये लिपि हो गई इसकी रोमन। उसके बाद पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? तो उसके बाद पढ़ते हैं हम मणिपुर। अब मणिपुर पढ़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा पूर्व में, और पूर्व में जाते हैं तो पूर्व में हमारे यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार, और म्यांमार से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। एक अरुणाचल प्रदेश, उससे नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, और इसके नीचे मिजोरम। तो मणिपुर जो ये राज्य है, इधर असम और मिजोरम से सीमा साझा करता है, और पूर्व में ये म्यांमार से सीमा साझा करता है। मणिपुर के बारे में इतना तो आप जान गए। अब बात करते हैं मणिपुर। मणि का जो पुर है उसकी राजधानी इम्फाल है, इम्फाल इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति शासन लगा है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा है। यहाँ की बात करें कि राज्यपाल कौन है? तो अजय भल्ला करेंगे मणिपुर का भला। अजय भल्ला यहाँ के राज्यपाल हो गए। बात करें यहाँ की सीटों की, तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, साथ ही 60 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मणिपुर या इन पूर्वोत्तर राज्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं उनके उत्सव और उनके नेशनल पार्क। तो अब हम इसके उत्सव देख लेते हैं। उत्सव इनका हो गया सबसे पहले संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव, देखो यहाँ पर संगाई हिरन भी पाया जाता है। कौन सा हिरन पाया जाता है? संगाई। और जो यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है, राजकीय पशु है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। उसके बाद सिरौलीली एक यहाँ का उत्सव और हुआ सिरौलीली। और खोंगजोंग, ये नाम ऐसे हैं, थोड़ा देर में जुबान पर चढ़ेंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लुई नंगई, सिरौलीली और कच्चाई लेमन। कौन सा हुआ? तो कच्चाई लेमन।
ये इसके क्या हुए, तो नेशनल पार्क, वो सॉरी उत्सव हुए। अब बात करें इसके नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क इसके दो हैं। एक का नाम है केबुल नामजाओ, केबुल नाम जाओ, केबुल नामजाओ जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा है सिरोही। अब ये केबुल नामजाओ जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए, लोकटक झील के कारण। लोकटक झील जो प्रसिद्ध है क्यों, इस केबुल नामजाओ नेशनल पार्क में पाई जाती है। अब ये आपको जो दिख रही है ये है लोकटक झील। लोकटक झील किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपको ये संरचना दिख रही होगी गोल गोल, ये है फुमड़ी, इसे कहते हैं फुमड़ी। और फुमड़ी किसमें पाई जाती है, तो लोकटक झील में पाई जाती है, और केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। अब इस पर देखो पर्यटन के लिए इन्होंने घर भी बनाया हुआ है, और इस पर हिरन भी पाया जाता है। वो हिरन कौन सा है, वो हिरन है संघाई हिरन। अब संघाई हिरन इधर से इधर कूदता है, कभी इधर से इधर कूदता है, कभी इधर से उधर कूदता है, कभी इधर से इधर कूदता है, या इधर से इधर कूदता है। तो दूर से इसे कूदता हुआ देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हिरन नाच रहा है, इसलिए संघाई हिरन को डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में अलकराज, वो कार्लोस अलकराज ने 2025 सेनाटी ओपन फाइनल खिताब में किसके साथ जीत दर्ज की, तो जेनिक सिनर। किससे, जेनिक सिनर। ये किसके खिलाड़ी हैं, तो टेनिस के खिलाड़ी हैं। हाल ही में सवासार एआई टूल का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, तो ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अब जो भी मीटिंग हुआ करेंगी पंचायतों में उसकी रिकॉर्डिंग हुआ करेगी। विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व मानवतावादी दिवस जिस दिन आप फोटो खिंचाएंगे तो मानव बन जाएंगे, नहीं तो बंदर के बंदर बने रहेंगे। रूस का वेनारा डी मिशन किस ग्रह के लिए है, तो शुक्र ग्रह के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में खबरों में रहा भोगापुरम ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो अभी क्या है, एक हवाई अड्डा बनाया गया है जो जिसका नाम क्या है, भोगापुरम भोगापुरम ग्रीनफील्ड। अब ये ग्रीनफील्ड क्या होता है, देखो हमारे यहाँ दो टेक्नोलॉजी होती है, मतलब दो प्रथाएं होती हैं बनाने की किसी भी क्षेत्र को। अगर आपने किसी ऐसे क्षेत्र पर कोई बिल्डिंग बनाई है जहां पर पहले मैदान था या जंगल था, तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड बिल्डिंग। अगर आपने ऐसी जगह पर कोई बिल्डिंग बनाई है जहां पर पहले से बिल्डिंग थी, तो उनको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड है यानी खाली क्षेत्र पर बनाया गया हवाई अड्डा है। ठीक है, ये कैसा है, अंतरराष्ट्रीय है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है। अमरावती आंध्र प्रदेश के कहां पर बनाया गया है, तो विजयनगर में बनाया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के भोगमपुरम कहां पर, तो विजयनगर, विजयनगर आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर बात करें इसकी क्षमताओं की, तो इसमें लागत आई है 4592 करोड़ की, 4592 करोड़ की इसमें लागत आई है। क्षमता कितनी है, तो 60 लाख इसकी क्षमता है। 60 लाख यात्रियों को ये ढो सकता है, ऐसी इसकी क्षमता है। एक दिन में नहीं, पूरे साल की होती है भाई ये सर। और जो इसका रनवे है, रनवे 3.8 किलोमीटर का है। तो ये जानकारी भी आप इसके बारे में याद रखेंगे। तो ये हवाई अड्डा है, अभी निर्माणाधीन है। अभी क्या हुआ, दिल्ली से एक फ्लाइट उड़कर जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी यहाँ पर लैंड की गई, इसलिए चर्चा में आया। अब चर्चा में आया तो आपको पढ़ाना जरूरी था। कभी पूछ ले कोई कि नया एयरपोर्ट कौन बनाया है ना, फिर बोलोगे कि आप गुरुजी ने तो पढ़ाया नहीं था। तो इसलिए हमें पढ़ाना पड़ता है। अब ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप याद कर लेंगे कौन से राज्य में कौन सा हवाई अड्डा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे आपको, और अपने फोन पर लगा लीजिए स्टेटस, तो 2-4 बार देखेंगे, एक हफ्ते लगाइए तो आपको याद होने वाले हैं। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं आगे किसकी, तो आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश जो भारत का भाषाई आधार पर बनने वाला पहला क्या था, राज्य था, ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये किससे टूटकर बना था, तमिलनाडु से टूटकर बना था। कब, 1956 में। 1956 में तमिलनाडु से टूटकर बनने वाला 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 में तमिलनाडु से टूटकर बनने वाला भाषाई आधार पर पहला राज्य था भारत का।
ठीक है, अब मैंने आपको पीछे झारखंड भी पढ़ाया है, झारखंड की पूरी जानकारी दी है, तो आपको मुझे बताना है झारखंड कौन सी तारीख को अलग से राज्य बना था, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसका पड़ोसी राज्य तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इसके पड़ोसी राज्य हो गए। बात करें यहाँ के सीएम की, यहाँ की राजधानी मैंने आपको बताई थी, सीएम हो गए यहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के सीएम हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू। कौन बने हैं? तो इनके सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं यहाँ के अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल है। तो अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हुए, बना था ये 56 में। अब इसके बाद बात करें यहाँ के नृत्यों की। नृत्य, तो सबसे पहला नृत्य कुचिपुड़ी, जो आपका शास्त्रीय नृत्य भी है। तो कुचिपुड़ी और वीर नाट्यम, बथुकम्मा, वीर नाट्यम और बुर्रा कथा, बथुकम्मा नहीं, बुर्रा कथा। तो ये इसके हो गए नृत्य। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, यानी 30 नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। तो कौन कौन से हैं? श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा और राजीव गांधी, ये 3 नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। चलिए, वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो मच्छर दिवस मनाया जाता है जब आप फोटो खिंचा लेंगे और मानव बन जाएंगे तो मच्छर आपका पीछा करेंगे, 20 तारीख को। अन्न चक्र उपकरण कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ है? तो 30 में हुआ है। सद्भावना दिवस किस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस संस्थान पर पहली बार पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर पैनल लगाए हैं? तो वाराणसी में ऐसा किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी लंबी दूरी की रॉकेट सिस्टम की आपातकालीन खरीद का अनुबंध किया है? भारत लगता है पाकिस्तान को बहुत जल्दी, या बांग्लादेश को, किसी को एकदम ठोकने वाला है। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, बहुत जल्दी किसी को ठोकेगा, फिर आप बोलोगे कि आपने बताया नहीं था। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अभी इन्होंने सूर्यास्त्र ले लिया है, ठीक है, तो अभी इन्होंने सूर्यास्त्र लिया है, और ये कहाँ से लिया है? तो ये भारत में बनेगा। कैसा है? स्वदेशी है। स्वदेशी कैसे है कि सिर्फ भारत बनाएगा? नहीं, भारत नहीं बनाएगा। देखिए, भारत के साथ इसमें सहयोग करेगा इजराइल। कौन सहयोग करेगा? तो ये इजराइल के सहयोग से बनाया जाने वाला है। अब भारत की कौन सी कंपनी है? तो NIBE, जो मुंबई बेस्ड कंपनी है ये, और प्लस एक इजराइल की कंपनी है जिसका नाम है इल्बिट। ये कहाँ की है? तो इजराइल की कंपनी है, और ये भारत में ही इसका निर्माण करने वाले हैं। भारत में इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी कितनी कीमत रखी गई है? तो 293 करोड़ इसमें लागत आएगी, ठीक है, यानी 293 करोड़ में हम स्वदेशी सूर्यास्त्र एक क्या खरीद रहे हैं? तो अभी मैं आपको दिखाता हूं क्या खरीद रहे हैं। ये एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। क्या है? तो ये रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। हमें सिस्टम किस पे यूज करना है? तो चाइना तो युद्ध करेगा नहीं, चाइना तो चालू है। अभी चाइना से युद्ध होगा, लेकिन अभी नहीं, लंबे समय के बाद, जब भारत थोड़ा पावरफुल हो जाएगा। देखिए, जब तक भारत उसको टक्कर देने की हालत में नहीं होता, वो ज्यादा चिढ़ता भी नहीं। अभी तो क्या सोच रहा है कि ऐसे ऐसे ही प्यार से दबा लो, लेकिन स्थिति जब ऐसी हो जाएगी कि भारत उससे नहीं दबेगा, तो क्या करेगा वो? फिर लड़ना ही शुरू करेगा। पहले आप ऊपर लोग हंसते हैं, जब आप उससे भी नहीं रुकते तो फिर आपको लड़ाई से दबाना चाहते हैं। तो ऐसा ही भारत करने वाला है। ये लॉन्चिंग सिस्टम है। यहाँ पर एकदम मुझे नाम लिखा नजर आ रहा है। कौन सा नाम? तो यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं, मुनीर, है ना, असीम मुनीर। इसका एक नाम मुझे लिखा नजर आ रहा है, ये उसके ही घर पर जाके गिरने वाला है। सूर्यास्त्र क्या है? एक रॉकेट सिस्टम है, और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फायर करेगा और तुरंत अपना स्थान बदल लेगा, ठीक है। जीपीएस द्वारा ये लोकेट होता है, यानी जीपीएस के द्वारा किसी भी लोकेशन की जानकारी लेगा, वहां पर फायर करेगा, और दूसरा जब इस पर फायर करने वाला होगा तो अपनी लोकेशन दूसरी जगह शिफ्ट कर लेगा। तो इजराइल की प्लस यूनिवर्सल रॉकेट ऑल्ट्री सिस्टम पर ये बेस्ड है, और जीपीएस से ये डिजाइन है,
ठीक है, 300 किलोमीटर की रेंज में सबको ध्वस्त करने की क्षमता रखता है, 300 किलोमीटर और उससे छोटी रेंज में जो भी है, ठीक है ना। ऐसा ही भारत के पास कौन सा है, तो भारत के पास अपना स्वदेशी पिनाका है, उसके ही जैसा ये होने वाला है, ठीक है। आगे बात करें, हाल ही में औचित्य पोद्दार का निधन हो गया, तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। कहना क्या चाहते हो, कौन, तो थ्री इडियट्स मूवी में जो डायलॉग लगाते हैं ये, कहना क्या चाहते हो, उनका नाम था अच्युत पोद्दार, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के तहत भारत की किस प्रकार के गेम्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है, तो रियल मनी गेम्स को बैन कर दिया गया है। हाल ही में वन फ्री जोन पासपोर्ट योजना किस शहर द्वारा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है दुबई द्वारा। हाल ही में शुरू हुआ आदि कर्मयोगी अभियान के तहत कितने जनजातीय गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 1 लाख हम इसमें शामिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितनी साहित्यिक कृतियां लॉन्च की हैं। अभी क्या हुआ है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का तो नाम आप जानते ही होंगे, शिक्षा मंत्री, नाम और चेहरा दोनों से मिलवाऊंगा, शिक्षा मंत्री जिनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने कन्नड़, मलयालम, उड़िया, है ना, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, इन भाषाओं में जो सांस्कृतिक की किताबें हैं, सांस्कृतिक कृतियां हैं, सांस्कृतिक किताबें वो लॉन्च की हैं, और कितनी हैं, वो 41 हैं। कितनी हैं, तो 41 जो किताब हैं वो इन्होंने लॉन्च की हैं, साहित्यिक कृतियां लॉन्च की हैं। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि दोस्तों आज जैसे पश्चिम का प्रभाव बढ़ा है, हमने अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागने लगे, और वो सभ्यता जो हमसे बहुत वर्ष पीछे है, हजारों वर्ष पीछे है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। तो अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न करने के लिए या अपन गौरव पैदा करने के लिए ये सब कार्य जरूरी है। और ये कार्य किसके तहत किए जा रहे हैं, तो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके तहत किया जा रहा है। और ये किसकी सिफारिश पर लागू की गई थी, तो इसके लिए सिफारिश की थी हमारी कस्तूरी रंगन समिति ने। कस्तूरी रंगन समिति ने इसकी सिफारिश की थी कि नई एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए, और धीरे धीरे हम इसका क्या कर रहे हैं, कार्यान्वयन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने हाल ही में ऐसा कार्य किया है। चलिए, अब धर्मेंद्र प्रधान आ गए हैं और सांस्कृतिक भाषाओं की बात है, तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे भारत में कितनी सांस्कृतिक भाषाएं हैं। देखिए, भारत में 13 सांस्कृतिक भाषाएं हैं। सांस्कृतिक भाषाएं कौन सी हैं, तो 13 हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है, सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा, जो कहाँ की है, तमिलनाडु की है, उसको सांस्कृतिक भाषा के रूप में पहली बार नामित किया गया। उसके बाद दूसरा नंबर आया संस्कृत का, 2005 में हमने संस्कृत को भी सूची में डाल दिया। उसके बाद 2008 में हमने 2008 में 2 भाषाओं को, और वो कौन कौन सी थी, वो थी कन्नड़ और तेलुगु। कौन सी, कन्नड़ कर्नाटक की और तेलुगु आंध्र प्रदेश की। इन भाषाओं की उस सूची में डाल दिया गया। 5वीं भाषा जो इसमें शामिल हुई उसका नाम था मलयालम। क्या था, मलयालम। मलयालम कहाँ की है, तो केरल की है, और ये 2013 में शामिल की गई। उसके बाद छठी भाषा जो 2014 में शामिल हुई उसका नाम था ओडिशी। क्या था, ओडिशी। ठीक है, तो ओडिशी भाषा को भी, या इसका नाम बदलकर क्या कर दे, उड़िया, जो उड़ीसा की भाषा है उसको इसमें शामिल किया गया। अब बात करें, अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था, तो 2024 में यहाँ पर 5 भाषाओं को शामिल किया गया है। 5 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है। और मैंने आपको इसलिए बताया था, MBA का पेपर पास, MBA पेपर पास हो गया है ना, तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे। M से मराठी, B से बंगाली, A से असमिया, P से प्राकृत और P से पाली। तो ये 5 भाषाएं अब हो गई हैं। ठीक है,
तो कितनी भाषाएं हो गई है? 11 भाषाएं। और हमने कितना लिख दिया? 13 भाषाएं। तो ये 11 भाषाएं हैं, ठीक है, सांस्कृतिक भाषाएं। चलिए, हाल ही में श्रम श्री योजना के तहत सरकार ने द्वारा की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा श्रम श्री योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं, पश्चिमी बंगाल में। हाल ही में जलालाबाद नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा परशुरामपुरी। परशुरामपुरी, परशुरामपुरी। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के छात्रों ने 2 पदक जीते। तो कहां पर हुआ ये? तो इसका 2 छात्र, अच्छा किस छात्र ने पदक जीते? तो थे रेयांश गुप्ता। रेयांश गुप्ता जी ने 2 पदक जीते थे विज्ञान ओलंपियाड में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो हमने सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब के साथ हमने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए भी किया है और उर्वरकों के लिए भी किया है, ठीक है, उर्वरकों के लिए भी इसके साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कमीशन किए गए पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? अभी क्या है, हमारे जो है ना कुछ तो गड़बड़ है वाले मंत्री, उनका नाम रक्षा मंत्री, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री अरे नाम मंत्री जी, उनका नाम है हाँ राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी अभी कहां पर गए? गोवा में गए। और गोवा में जाकर जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है, यानी भारतीय तटरक्षक बल, और इस यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एक पोत का उद्घाटन किया। पोत बोले तो समुद्रयान जो किसके लिए? तटरक्षक बल के लिए काम आएगा, और इसका नाम क्या है? ICGS समुद्र प्रताप, ये इसका नाम है, ठीक है। इसका उद्घाटन किया, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया है। ये किस काम आता है? तो दोस्तों, जैसे समुद्र से तेल आता है और कई बार ऐसा होता है कि समुद्र में जहाज पलट जाते हैं तो बहुत सारा तेल बिखर जाता है, तो वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जब तेल बिखर जाता है तो उसका सूर्य का प्रकाश उसको पार करके नीचे नहीं जाने पाता, और उसके नीचे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बिना प्रकाश के मर जाते हैं। तो जब वो मर जाते हैं तो बड़ा नुकसान होता है हमारी प्रकृति को। तो उससे निपटने के लिए, समुद्र में कोई फंस गया है उससे निपटने के लिए इस पोत का हमने निर्माण किया है, और ये क्या है? स्वदेशी पोत है। जब भारत में बना तो स्वदेशी होगा, और स्वदेशी में भी इसमें जो 75% सामान लगा है भारतीय है, यानी सामान भारतीय लगा है, यानी ज्यादातर इसमें जो काम हुआ है वो भारतीय द्वारा ही और भारतीय सामान द्वारा ही किया गया है। तो तेल रिसाव, समुद्र से प्रदूषण और जो आग लग जाती है उनकी घटनाओं से निपटने के लिए ये किया गया है। बात करें ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस, जो हमारी सीमाओं की, जो समुद्री सीमाओं की, उनकी रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ पर एक सेना है जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं। इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो ये हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, और ये हमारा समुद्र प्रताप है। भारत के बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो अजय सिंह जी को इसके लिए चुना गया है। अजय सिंह जी को इसके लिए चुना गया है। हाल ही में भारत का हिंदी माध्यम MBBS की पढ़ाई कराने वाला पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया है, यानी जिसमें सिर्फ हिंदी मीडियम पढ़कर ही आप डॉक्टर बन जाएंगे? जबलपुर, और जबलपुर कौन सा? MP वाला। हाल ही में फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, दिव्या देशमुख जी ने जीता है। हाल ही में फिडे महिला शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो ये भी इन्होंने ही जीता है। 2 को बार लग गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10, हाल भारतीय सेना ने अपनी युद्धक क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए और डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? जो हमारी भारतीय सेना है, देखिए भारतीय सेना ने क्या किया है, हर साल को किसी न किसी रूप में घोषित किया जाता है। जैसे ये तो 2026 है, 2025 को भी हमने क्या किया था, हमारी सेना ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया था। अब 2025-26 को हमारी भारतीय सेना ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, ये घोषित किया है। ऐसे ही जो 2026 को यूएन ने भी एक वर्ष घोषित किया है। यूएन द्वारा क्या घोषित किया गया है? तो महिलाओं और किसानों का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये सब हमारा प्रयास पसंद आया होगा। ठीक है, तो भाई अगर पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगी। ठीक है, और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इसको साझा भी कर दीजिए। शेयर में कितना टाइम जाता है, बस शेयर के नीचे बटन ऐसे तीर लगा हुआ है, उस पर दबाना है और सीधे व्हाट्सएप पे जाकर अपने ग्रुप में डाल देना है। ठीक है, इतना काम कर दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।